आलोक दूत के इस आलोक दूत के इस तीसरे अंक में, इस तीसरी बैठक में मैं सब साथियों का स्वागत करता हूं। हम लोग एक विशेष मकसद से इस आलोक दूत कार्यक्रम को चला रहे हैं। वह मकसद यह है कि हमारे विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर न तो प्रशासन और न ही मीडिया उनको तरजीह देता है। इसीलिए उसके समानांतर हम लोगों ने इस तरह के सोशल मीडिया पर उनकी कथनी और करनी को प्रकाशित करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको हम लोग आलोक दूत कार्यक्रम कहते हैं। अभी जो कोरोना की जो बंदी हुई, उस बंदी के दौरान शिक्षा के जो अस्थायी सवाल हैं, वे तो यथास्थिति बने ही हुए थे कि हमारे विद्यालय किस तरह शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं, हमारे विद्यालय किस तरह दूसरे अभावों से जूझ रहे हैं। हमारे जो छात्र हैं कि यूडाइस का ये किया रिपोर्ट है कि आप 13-14 के बाद के यूडाइस की रिपोर्ट उठा करके आप देख लीजिए कि किस तरह विद्यालयों में लगातार बच्चे कम होते चले जा रहे हैं। पिछली बार के विधानसभा सत्र में आपके शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 8वां से 9वां वर्ग तक जाने में हमारी हजारों लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। या विधानसभा सत्र में, पिछले सत्र में इसको स्वीकार किया गया है, लिखित जवाब है या शिक्षा मंत्री का। तो ये अमूमन उस वर्ग के बच्चे होते हैं जिन वर्ग के बच्चों के नाम पर लगातार सरकारें चल रही है, खासकर हिंदी प्रदेशों में। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लगातार बच्चे हमारे कम होते जा रहे हैं, जबकि शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक अधिकार हमारे बच्चों को प्राप्त है कि उनको शिक्षा प्राप्त करनी ही है और सरकार को उनको शिक्षा प्राप्त करानी ही है, चाहे जिस कीमत पर हो। लेकिन इस बंदी के दौरान हमने देखा कि एक लंबे समय से, करीब 1.5-2 वर्षों तक हमारे विद्यालय पूरी तरह बंद रहे। इस बंदी के दौरान हमारे छात्रों ने बहुत सारी समस्याएं झेली हैं। हमारे शिक्षकों ने कई सारे शिक्षकों ने अपना जो दायित्व, गुरुतर दायित्व था, उसका निर्वाह किया है। हम उन सारी बातों को सुनेंगे। इसीलिए चूंकि शिक्षा में, विद्यालयों में ड्रॉप आउट होने वाले छात्रों की, बच्चियों की संख्या सबसे अधिक दलित समुदाय से आती है। वही अभी शिक्षा से सर्वाधिक वंचित हैं इन 74 वर्षों की आजादी की यात्रा के बावजूद। इसीलिए उस वर्ग के जो शिक्षक हैं, जो थोड़ा सा किसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं समाज में और शिक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, तो उस वर्ग के शिक्षकों का यह गुरुतर दायित्व हो जाता है कि वे आगे बढ़कर वे पीछे जो छूट रहे हैं उन सबको भी आगे लाने की कोशिश करें। और हमारे बहुत सारे शिक्षक इस प्रयास में लगातार दिलो जान से, जुनून के साथ, मैं कह सकता हूँ कि जुनून शब्द उसके लिए उपयुक्त होगा, कि जुनून के साथ इस काम में लगे हुए हैं। यह सही है कि ऐसे व्यक्तिगत प्रयासों के कारण शिक्षा की पूरी तस्वीर को नहीं बदला जा सकता है, लेकिन जहां जहां वे हैं उस बदरंग चित्र को रंगीन बनाने की कोशिश लगातार करते आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने इस बार कोशिश की है, इस अंक में, इस तीसरे अंक में हमने यह कोशिश की है कि उसी वर्ग के, उसी समुदाय के शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाए और उनके क्या प्रयास रहे हैं अपने अपने विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, और इस कोरोना काल की बंदी के दौरान जो परेशानियां हुई हैं उन परेशानियों को उन्होंने किस तरह एड्रेस किया है, इन बातों को जानने के लिए हम लगातार
हम यह एपिसोड आयोजित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारे आलोक दूत कार्यक्रम राइट टू एजुकेशन फोरम बिहार के द्वारा, टीचर्स फॉर चेंज के द्वारा और हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद के संयुक्त प्रयास के द्वारा आयोजित किया जाता है। यह लगातार हम लोग तीनों संस्थाएं मिलकर के इस कार्यक्रम को आयोजित करती हैं। राइट टू एजुकेशन फोरम एक नेशनल नेटवर्क है जो बच्चों को शिक्षा के अधिकार की मुकम्मल प्राप्ति हो, सब तरह से उसकी प्राप्ति हो, इसके लिए वह पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में वह काम करती है। टीचर्स फॉर चेंज कुछ ऐसे शिक्षकों का समूह है जो शैक्षिक वातावरण में और सामाजिक वातावरण में बदलाव के आकांक्षी हैं। और हसरत मोहानी साइंस घर औरंगाबाद यह एक मुहिम है बच्चों में वैज्ञानिक चेतना लाने का स्थानीय स्तर पर। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज के विषय को प्रस्तावित करने के लिए मैं गालिब साहब को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के विषय को प्रस्तावित करें। गालिब साहब, एक अनुरोध सारे वक्ताओं से यह है कि वे 15 से 20 मिनट में अपनी बात कह देंगे, क्योंकि ऑनलाइन रहने की अपनी एक सीमा होती है और हमारे अधिकांश लोग जो गांवों देहातों में हैं वे मोबाइल से जुड़ते हैं और उनका नेटवर्क खत्म हो जाता है तो फिर कट जाते हैं। तो हम लोग जल्दी से सारे साथी पूरे समय तक जुड़े रहें, इसके लिए 15 से 20 मिनट में अपनी बात कह देंगे और जो दूसरे टिप्पणीकार हमारे वक्ता होंगे वे भी अपनी 5 मिनट में अपनी बात कह देंगे। धन्यवाद। तो एक और अनुरोध है कि जो वक्ता बोलेंगे वे अपना माइक और वीडियो ऑन कर देंगे, बाकी लोग अपना माइक और वीडियो म्यूट कर रखेंगे ताकि आवाज क्लियर आ सके। और इसका फेसबुक प्रसारण हो रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए कि धन्यवाद। मैं गालिब साहब को आमंत्रित करता हूँ। गालिब साहब। शुक्रिया अनिल जी, आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए ये जो हमारी है, हम लोगों की है, ये एक साझा प्रयास है और इस साझे प्रयास को, साझे सपने को साइंस ने मुमकिन बनाया है, क्योंकि आज वही लोग दुनिया के दौड़ में आगे हैं, आगे रह सकते हैं जिनके पास साइंस, और वही लोग दुनिया में सरवाइव करते हैं जिनके पास सपना है। तो हम लोगों के पास सपना भी है, हम साइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी संदर्भ में तीनों समूहों ने राइट टू फोरम बिहार, टीचर्स फॉर चेंज बिहार और एक माइक्रो इनिशिएटिव जो है हसरत मोहानी साइंस घर की का एक साझा प्रयास है हमारे आलोक दूत, जिसमें आज हम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। हमने पिछली ही बार डिसाइड किया था कि इस बार जो हम बातचीत करेंगे वैसे शिक्षकों से बातचीत करेंगे, वैसे शिक्षकों का अनुभव सुनेंगे जो उसी समाज से आते हैं। यानी आज जो समाज सबसे ज्यादा शिक्षा से दूर है या सचेतन रूप में उसको दूर है, इसी समाज के प्रतिनिधि प्रेमचंद राम हैं। हमने कोशिश की है कि इसी समाज के प्रतिनिधि सुरेंद्र राम जो अररिया से हैं, तकनीकी कारणों से अब तक शामिल नहीं हो सके हैं। इसी समाज से क्या बोलते हैं शीला कुमारी हैं, जो भी किसी तकनीकी कारणों से शामिल नहीं हो सकी है। इसी समाज से, माइनॉरिटी समाज से, ईबीसी तबके से सगुप्ता बानू है, से वो भी तकनीकी कारणों से नेटवर्क प्रॉब्लम को लेकर के अब तक ज्वाइन नहीं कर सकते। ये सारे के सारे लोग शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। हमने थोड़े अपने विमर्श का, बातचीत का दायरा थोड़ा बढ़ाया है और कोशिश की है कि समान विचारधारा के लोग जो किसी भी दूसरे प्रांतों में एक्टिव हैं और बहुत एक्टिव हैं, गहरे तौर पर शिक्षा के नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं में से एक नाम है
उत्तराखंड के पुनेठा जी का जो पिथौरागढ़ जिला से आते हैं और उन्होंने भी अपने क्षेत्र में का बोलते हैं स्कूली बच्चों के साथ पुस्तकालय अभियान और अखबारों का प्रक्रिया से कैसे पेडागोजी का ट्रांजेक्शन होगा उसके काम में लगे हुए हैं। उनको भी हम लोगों ने बुलाया है, आमंत्रित किया है और वो भी क्या बोलते हैं आज हमारे साथ हैं। तो हम इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। हर महीने में नए नए क्षेत्र के लोगों को लाएंगे, उनके अनुभव को सुनेंगे और फिर इस मुहिम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ हम अपने बात को विराम देते हुए अनिल अनुरोध चर्चा को आगे बढ़ाएं। अनिल, धन्यवाद गालिब साहब। मैं महेश पुनेठा जी का भी स्वागत करता हूं और अब मैं प्रेमचंद्र जी की तरफ बढ़ता हूं। प्रेमचंद्र जी पूर्वी चंपारण में मोतिहारी प्रखंड में शिक्षक हैं और जितना मैं प्रेमचंद्र जी को जानता हूं वे केवल शिक्षक नहीं हैं, वे एक्टिविस्ट भी हैं। एक समाज सेवी के रूप में भी वे अपने जीवन को जीते हैं। तो मैं प्रेमचंद्र जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात कहें, अपने उन अनुभवों, अपने उन संघर्षों और किस तरह उन्होंने उन जरूरतों को पूरा किया, उन बातों को वे कहें। कहीं किन्हीं का माइक ये है ऑन है तो पीछे से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। प्रेमचंद्र जी। जी सभी को नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है। सगुप्ता जी के यहाँ से एक मिनट। सगुप्ता जी आपके यहाँ आप माइक को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, आप अपनी बात कहें। सर सबसे पहले हम आपको आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप हमको इस मीटिंग में आमंत्रित किए और मुझे कुछ मौका दिए हैं अपनी बात को रखने के लिए। तो सबसे पहले मेरा परिचय है कि मेरा नाम प्रेमचंद राम हुआ और एक हम शिक्षक हुए और शिक्षक के रूप में हम काम करते करते साक्षरता में काम किए, बहुत सारे सोशल वर्कर के रूप में भी हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल के बारे में अपना बात करते हैं कि मेरी जो बहाली हुई थी 1999 में, जब मैं विद्यालय में गया तो विद्यालय जाने से पहले हम विद्यालय के बारे में पता लगाए कि मेरा विद्यालय कहाँ है। तो हम साइकिल से मैं अपने भाई के साथ उस विद्यालय में गया तो वो विद्यालय लगभग 3 किलोमीटर एरिया था जो नदी के बीचों बीच था, नदी और बांध के बीचों बीच था। तो जब हम गए विद्यालय में तो विद्यालय परिसर में ही बाउंड्री नहीं था, वहां पे कुछ लोग ताश खेल रहे थे और उन्हीं लोगों से मैंने पूछा कि इस विद्यालय में शिक्षक कै गो है, तो लोगों ने बताया कि भाई शिक्षक इसमें है नहीं। ठीक है, तो हम काहे नहीं है शिक्षक, तो बोल कि शिक्षक को हम यहाँ के लोग ढेला मारकर भगा दिए। अब सोचिए कि जब हम स्कूल में गए थे स्कूल के बारे में पता लगाने और ये लोग कहने लगे कि शिक्षक नहीं है और शिक्षक को ढेला मारकर भगा दिया। सोचिए उस समय मेरा उम्र 22 साल के लगभग था, मेरे ऊपर क्या गुजरा होगा। फिर भी वहां से हम लोग चल दिए। फिर जब योगदान करने जब मैं विद्यालय गया 3 दिन के बाद, तो दूसरे स्कूल के टीचर उस स्कूल में प्रतिनियोजित थे और स्कूल में हम टाइम से जब गए तो टीचर जो प्रतिनियोजित थे वो हेडमास्टर थे, वहां पे प्रतिनियोजित के रूप में प्रभारी थे। उन्होंने स्कूल खोला तो स्कूल के रूम में ना कुर्सी था, ना टेबल था, ना कुछ था। हेडमास्टर साहब जो प्रतिनियोजित थे उन्हीं के झोला में रजिस्टर था 5 गो और वो कहा कि हमको बैठाने के लिए अपने गमछा से
फर्श को साफ करते हैं और हमको बैठाते हैं। जब हम बैठे और चार्ज के रूप में उन्होंने हमको रजिस्टर दिया। उस दिन मैं दिन भर स्कूल में रुका, लेकिन कोई बच्चा भी नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे हमारी बहाली हुई थी वो अत्यंत ही आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा इलाका था। और उस पंचायत में दो समुदाय के लोग थे। एक तो मलाह समझते हैं ना, अति पिछड़ा लोग होते हैं, मलाह की संख्या ज्यादा थी। उसके बाद दलित में पासवान जी थे और थोड़ा बहुत घर जादव जी के थे। पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। जहाँ मेरा स्कूल था, उस स्कूल रिफ्यूजी बस्ती के रूप में पहले बोला जाता था, जिसको बंगाली कहा जाता था। वो बंगाली कॉलोनी में मेरा विद्यालय था। जब हम योगदान करने किए, उस दिन एक भी लड़का नहीं आया। दूसरे दिन जब मैं विद्यालय गया, तो विद्यालय जाने के क्रम में 3 किलोमीटर मुझे पैदल चलना पड़ता था, क्योंकि 3 किलोमीटर नदी के जो पेटी में आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। या तो मेरे पास विकल्प था कि हम अपने मोतिहारी से साइकिल से जाएं, अगर किसी सवारी से जाते हैं तो 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। तो हमने डिसीजन लिया कि मैं साइकिल से ही जाऊंगा, और साइकिल से ही गए और टाइम पर हम पहुंचा। फिर भी न बच्चा आया न ग्रामीण आया। तब हमने पता किया कि इसमें पढ़ा लिखा कितने ग्रामीण है, तो पता चला कि एक व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है। उनका नाम था नरोत्तम गाइन, और उन्हीं से मैंने मिला। उनके द्वारा बताया गया कि इस विद्यालय में देश के आजादी के बाद जब विद्यालय खुला, तब सिर्फ रिटायर टीचर का ही, रिटायर करने वाले टीचर का ही पोस्टिंग होता था। तो उन्होंने 20-25 साल डीएम से मिलकर, बहुत सारे अधिकारी से मिलकर प्रयास करते रह गए कि हमको यंग टीचर चाहिए, नया टीचर चाहिए। ठीक है, तो उनके द्वारा हमको ये आश्वासन मिला कि 20 साल के तपस्या के बाद आपकी बहाली हमारे स्कूल में हुई है नए टीचर के रूप में। तो हमने बोला कि देखिए, हम तो आ गए हैं, लेकिन हम करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय में न बच्चा है, न कुर्सी है, न टेबल है। वो बेचारा, उस आदमी से हमने बोला कि अगर हमको इस विद्यालय में रखना चाहते हैं, हमसे कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए, हम आपके बच्चे को ही पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर देखा इसका कोई लोग आएंगे तो उनके बच्चे को पढ़ाएंगे, नहीं तो आपके सहयोग से हम पूरे गांव में घूमेंगे और बच्चों से बात करेंगे, अभिभावकों से बात करेंगे और लड़का को बुलाएंगे। वो बेचारा, उनका 5 गो लड़का था, भतीजा सहित एगो भगना सहित, तो 5 बच्चा को भेजे। और उसी तीसरका, फर्स्ट दिन तो योगदान किए, दूसरका दिन बात किए, तीसरका दिन जब गए तो उस व्यक्ति के 5 परिवार से 5 बच्चा आया और उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया। 5 बच्चे से जब मैं पढ़ाना शुरू किया, तो उसके कल होकर उस पंचायत के उप मुखिया हुआ करते थे, वो आए, उन्होंने मिला। तो हमने बोला कि मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, कम से कम आप अपने बच्चों को भेजिए तो हम पढ़ाएंगे। तो उन्होंने अपने प्रयास से 5-7 बच्चा को भेजे, और 5-7 बच्चा से हमको 10 बच्चा हो गया। 10 बच्चा से जब हम पढ़ाना शुरू किए, तो 5वें दिन फिर वो व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि सर जी, आप बोरा पर बैठ के पढ़ाते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, क्यों नहीं आपके लिए हम वो कुर्सी की व्यवस्था कर दें। हम कि आपका स्कूल है, आप गांव के हैं, हमको कुर्सी दीजिए या टेबल दीजिए या बेंच दीजिए, आप दे सकते हैं। तो उन्होंने एक स्टूल की व्यवस्था की है, और मैं स्टूल पर 5वें दिन के बाद मैं स्टूल पर बैठ के पढ़ाना शुरू किया। और पढ़ाने के क्रम में गांव वाले ने एक चीज हमसे कहा कि मास्टर साहब, जब बारिश का समय होगी ना, तो आप विद्यालय से चले जाइएगा, अब बारिश होगी तब विद्यालय नहीं आइएगा। तो हमने बोला कि आखिर क्यों? तो क्योंकि बारिश होगी तो फिर यहाँ से 3 किलोमीटर आप रोड पे नहीं जा पाइएगा। तो हम कहे कि ठीक है, हम किसी तरह प्रयास करेंगे। उन लोगों का मेरे प्रति सकारात्मक रवैया रहा,
और बहुत अच्छा जो कोऑपरेट करते थे। यही कारण है कि 1 महीना में हमारे स्कूल में 40 बच्चा हुआ। और 40 बच्चा कैसे हुआ, तो ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि 40 पहले जो 5 बच्चा के साथ शुरू किए, तो बच्चा के साथ मैं पढ़ाने के साथ साथ बच्चा के साथ मैं खेलने का काम किया। अब सोचे कि लड़का सबको खाली पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं है इस गांव में, तो बच्चा नहीं आएगा। तो बच्चा के साथ हमने खेलना शुरू किया। जैसे में अब गोटी गोटी होता है, वो गोटी खेलना शुरू किया। उसके बाद कबड्डी खेलना शुरू किया, रस्सी कूद खेलना शुरू किया। आने वाले कल में हमने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो बच्चा को देखे कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ कुछ बच्चा में खेलने की भी प्रवृत्ति थी। और बच्चा लोग कहता था कि चलो भाई स्कूल, सर जी पढ़ाते भी है लेकिन बहुत ज्यादा खिलाते भी। तो लड़का सब बोला कि हाँ सर जी खिलाते हैं। कुछ लड़का ने बोला, बताया कि भाई सर जी पीटते हैं क्या? तो नहीं सर जी पीटते नहीं है, चॉकलेट देते हैं। ठीक है, गलती कर्मों करते हैं तो चॉकलेट देते हैं। तो लड़का सब चॉकलेट और खेल के पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। यही कारण है कि हमारे 1 महीना के करीब मतलब 40 गो बच्चा मेरे स्कूल में हो गया। और 40 बच्चा से जब हम शुरू करते हैं, तो बच्चा में एक और हमने प्रयास किया कि बच्चा में होमवर्क का प्रवृत्ति नहीं था। हम भी नहीं। हेलो हेलो। हाँ हाँ प्रेमचंद जी बोलिए, फिर जी, आवाज आ रही है। होमवर्क देंगे तो बच्चा नहीं आएगा। तो हमने बच्चा सबसे क्या किया कि मोतिहारी से एक कार्डबोर्ड खरीद लिए। और कार्डबोर्ड पर पहले तो हम बोर्ड पर चित्र बनाते थे और बच्चा सबसे भी बनवाते थे। और बच्चा को मैंने कहा कि देखो, आप लोग के लिए हम एक बोर्ड लाए हैं और स्केच लाए हैं। ये इसी बोर्ड कार्डबोर्ड पर आप लोग घर से स्केच घर से चित्र बना के ले आइएगा। तो जब हम बोर्ड कार्डबोर्ड देते हैं, स्केच देते हैं, खलाते और पेंसिल देते हैं, तो लड़का सब क्या किया कि शाम से ही कोनो लड़का ललटेन जलाकर, कोनो उस समय से 22 साल पहले की घटना है, लड़का सब दीपक जला के, ललटेन जला के लगभग 9-10 बजे रात तक ले वो लोग चित्रकला किया। उसके कल होकर ग्रामीण कुछ अभिभावक आए और हमसे बोले कि सर जी आपने क्या किया है कि आज मेरे घर पर बच्चा सब 9 बजे 10 बजे रात तक ललटेन और दीपक जलाकर पढ़ाई किया है। तो हमने बोला कि देखिए, हम लोग पढ़ाने का काम नहीं किया, हमने तो एक वर्क दिया था, होमवर्क दिया था कार्डबोर्ड पर चित्र बनाने के लिए। तो कहा कि नहीं सर, ये बहुत अच्छा लगा कि पहली बार मेरे गांव में बच्चा रात्रि में पढ़ने का काम किया। तो हम सोचे कि लड़का सबका इस तरह का रुझान अगर बढ़ रहा है, तो क्यों नहीं कि हम इसको और ज्यादा काम किए। तब हम उस दिन से लड़का सबको होमवर्क भी देना शुरू कर दिए, छोटा छोटा चीज। तो लड़का सब में एक चीज देखे कि लड़का सब रात्रि में जो संध्या में पढ़ने का काम था वो शुरू कर दिया, पढ़ने का काम शुरू कर दिया। इसी तरह लड़का सब में जागृति आई। मेरा भी बहुत प्रयास रहा कि हम क्या करते थे कि सुबह जब जाते थे तो गांव में चले जाते थे, लड़का सबसे मिलते थे, लड़का के अभिभावक से मिलते थे। एक लड़का था जिसका नाम था मोहन, वो लगभग 3रा क्लास का लड़का था। उसका पिताजी डेथ कर गए थे। और वो बगल में एक मेला था, वो मेला में से क्या किया कि 5 रुपया का एक फोफी टाइप के पापड़ होता है, वो खरीद कर और बांध पर ही वो फोफी बेचने लगा। तो हमको पता चला कि 2 दिन वो स्कूल नहीं आया है। तो फिर मैंने उससे मिलने गया, तो बोल रहा है कि सर जी मेरे घर में पापा नहीं है, हम स्कूल जाएंगे तो हम खाएंगे क्या, कि हम दुकान शुरू कर दिए। तो हमने कहा कि देखो, तुम अभी 3रा क्लास में पढ़ रहे हो, तो 5 रुपया से तुम शुरू किया। अगर तुम अगर 5वां तक ले पढ़ लोगे तो हमको लगता है कि तुम 50,000 से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो, लेकिन तुम पढ़ोगे तब ना।
देखो तुम दुकान चला सकते हो और पढ़ भी सकते हो। सुबह में तुम दुकान चलाओ और 10 बजे से स्कूल करो और फिर शाम को तुम स्कूल से आओगे तो तुम अपना दुकान चलाओगे। तो वो लड़का मेरा बात मान लिया और वो लड़का 5वीं तक मेरा स्कूल था, 5वीं तक ले पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद फिर वो दुकान को डेवलप करते रहा। और एक 5वीं के बाद जब हम उसके घर जाते हैं तो देखते हैं कि 60-70 हजार का वो पूंजी बना लिया था और अच्छा खासा दुकान भी स्टेबल कर लिया था। और बाद में जब हम कुछ दिन के बाद पता चला तो वो लड़का मैट्रिक भी किया और मैट्रिक करने के बाद इंटर भी किया और इंटर करने के बाद उसी पंचायत में उसका पंचायत टीचर का बहाली जब हुआ तो वो पंचायत टीचर भी बन गया। ये अच्छा एक मेरा प्रयास रहा कि एक लड़का को पढ़ाई से जो वंचित हो रहा था उसको मैं बचाया और वो शिक्षक के रूप में वो शिक्षक बनता है और शिक्षा का अलग विचार रखता है। दूसरी बात है वो इतना पिछड़ा हुआ इलाका था कि विद्यालय का बाउंड्री मुखिया जी से मिलकर जब हम करने का कोशिश किए तो मुखिया जी लोगों का प्रयास तो था लेकिन गांव में उस तरह का विकासात्मक माहौल नहीं था, बाउंड्री नहीं होने दे रहा था लोग। फिर पंचायती किए और पंचायती करके बाउंड्री वाल भी बनवाए। और आज का जो स्थिति है कि हम बताना चाहते हैं कि वो स्कूल कि पहल 5वां से वो एक से उत्क्रमित हुआ, मिडिल स्कूल हुआ, आज के डेट में वो उच्च माध्यमिक विद्यालय हो गया है और उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में वो आज के डेट स्थापित है। एक समय था कि बच्चा विद्यालय में नहीं था, आज के डेट में 700 के करीब बच्चा है। जब हम योगदान किए थे तो उस समय उस पंचायत से मात्र 3 गो लड़का मैट्रिक किया था। आज के डेट में हमको लगता है कि बीए करने वाले 50 से ज्यादा लड़का होंगे, लड़कियां होंगी, ठीक है। उसके बाद आज के डेट में वो पंचायत का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है ये शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एक समय आया था कि हर वार्ड में स्कूल खुलेगा तो हम बहुत सारा प्रयास किए। उस पंचायत में मात्र उस समय 3 गो स्कूल था, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो उस पंचायत में 8 गो स्कूल बन गया है। तो एक सकारात्मक मेरा प्रयास था, जिस प्रयास के बलबूते पर बहुत ज्यादा संघर्ष भी हुआ। एक तो डर उत्पन्न हो गया था कि हाँ यहाँ पे टीचर को लोग ढेला से मारकर भगा देते हैं, लेकिन फिर भी हमने पढ़ने पढ़ाने का एक माहौल क्रिएट किया जिसके कारण आज वह पंचायत काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा उसका विकास भी हो रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से। उसी के साथ साथ हमको साक्षरता में भी काम करने का एक अनुभव प्राप्त हुआ। हम अपने गालिब दा के साथ और साक्षरता गालिब दादा के साथ ही हम बहुत इनके क्रियाकलापों से प्रेरित रहे और इनके आदेशों के साथ बताए हुए रास्ते पर चलने का काम किए। फिर हम संगठन में भी ज्वाइन कर लिए। आज संगठन का ही देन है कि आज हम लोगों ने जिला अंबेडकर कल्याण समिति के द्वारा एक टॉप 30 का संचालन कर रहे हैं, जिस टॉप 30 के तहत सिविल सर्विस की तैयारी हेतु हम लोगों ने निःशुल्क SC/ST समुदाय के स्नातक पास बच्चों के लिए मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, आवासन की व्यवस्था करते हैं और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिसके चेयरमैन DM साहब हैं और सेक्रेटरी SC/ST के ऑफिसर हैं जो बायोलॉज कहता है
वो एडिशनल कलेक्टर है, वो है, सेक्रेटरी है। इन लोगों से प्रयास से हम लोग टॉप 30 संचालित किए। टॉप 30 में सिर्फ सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी होती है। उससे पहले टॉप 30 का शुरुआत हुआ था, जिस टॉप 30 में 10 बच्चे हुआ करते थे। सभी बच्चे पढ़ाई किए लेकिन अफसर तो नहीं बने, लेकिन 3rd ग्रेड में कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो गया। टॉप 10 से टॉप 20 हुआ। 20 में भी जितने बच्चे पढ़े थे वो सब बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट कर गए। टॉप 40 हुआ। टॉप 40 का भी हम लोग 40 बच्चा को रखे थे। 40 बच्चा तो ऑफिसर नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको नौकरी मिल जाता है और सेट कर जाता है। टॉप 40 के तहत भी 8 लड़का वकालत किया था, जो आज के डेट में सभी लोग वकील बन गया है। और आज हम लोग का एक मिशन है कि SC/ST समुदाय के उत्थान के लिए जिला अम्बेडकर कल्याण समिति के सौजन्य से अम्बेडकर भवन मोतिहारी में अवस्थित है, उसी में संचालित होता है। और उस टॉप 30 के तहत हम लोग ने प्रयास किया है कि इस बार हर हाल में सिविल सर्विस के लिए बच्चों को जरूर निकाले, ताकि हम लोग भी सोचे कि एक सिविल सर्विस के तैयारी का एक हब के रूप में इस अम्बेडकर भवन को विकसित करें। एक हम लोग का साझा प्रयास है। गालिब दा हैं, जिनसे हम हमेशा सुझाव लेते रहते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते हैं। इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चलने का काम करते हैं। आज के डेट में हम स्कूल योगदान कर लिए हैं, क्योंकि साक्षरता में हम काम करते थे लेकिन स्कूल योगदान किए। तो मैं एक बात बताता हूँ, आज की स्थिति है कि अगर उस स्कूल में पूर्व की घटना है कि बारिश होती थी तो बच्चे नहीं आते थे और टीचर चले जाते थे। आज की स्थिति में कल की बात बता रहा हूँ कि जब मैं विद्यालय गया, घनघोर बारिश हो रही थी, फिर भी सारे के सारे, मतलब हमको लगता है कि 75% बच्चे टाइम पर आ गए थे। और टाइम पर आए और टाइम पर ही सभी क्लास संचालित हुआ। तो जरा सोचिए कि उतना पिछड़ा हुआ इलाका था और थोड़ा सा सकारात्मक प्रयास किए तो आज के डेट में वह पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास कर रहा है। बच्चे आ रहे हैं, बारिश हो, आंधी हो, बरस तूफान हो, इससे मतलब नहीं है। वो स्कूल खुला है तो स्कूल आएंगे और बच्चे आएंगे और शिक्षक भी टाइम पर जाते हैं और पढ़ाते हैं। तो ओवरऑल मेरा यही है। इसी के साथ हम आप सबों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ज्यादा 15 मिनट का समय आप दिए थे। हेलो। हाँ, हेलो। धन्यवाद। हाँ प्रेमचंद्र जी, धन्यवाद आपका। बहुत आपने रोचक तरीके से अपने संघर्ष की गाथा कही और उपलब्धियों, और जो आपकी उपलब्धियां हैं वे बहुत ही प्रेरक हैं। और मैं समझता हूं कि जितने सारे लोगों तक यह जाएगा भी इस जूम मीटिंग के माध्यम से या फेसबुक लाइव के माध्यम से, वे सारे लोग जरूर ही आपके इस संघर्ष और उपलब्धियों से अवश्य ही प्रेरित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमचंद जी। धन्यवाद। अब हमारी दूसरी अतिथि वक्ता शगुफ्ता बानो जी हैं। वे ज्वाइन कर चुकी हैं हमारे साथ और वे किशनगंज से हैं। किशनगंज बिहार का वह सीमावर्ती इलाका है जो पश्चिम बंगाल से लगता है। आप जब उन क्षेत्रों में जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे कि यहाँ अभी भी बहुत जो सीमावर्ती, केवल किशनगंज ही नहीं, जो सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो जिले हैं, वहाँ आप अनुभव करेंगे कि अन्य जिलों की अपेक्षा बहुत ही वहाँ पर पिछड़ापन है, अभी भी विद्यमान है। और मुझे यह अनुभव हुआ है कि केंद्र से, जो पटना है बिहार का, कि केंद्र से जो जिले जितना ही दूर हैं, विकास की हवा वहाँ उतनी कम पहुँच रही है। शगुफ्ता बानो जी उसी इलाके के एक किशनगंज की हैं और आप यह भी अनुभव करेंगे उन जिलों के देहातों में घूमते हुए कि बहुत सारे लोग
जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हैं लेकिन कहीं बाहर भीतर नहीं आए गए हैं, वे न तो आपकी पूरी बात समझ पाएंगे और न ही वे जो बोलेंगे उनकी पूरी बात आप समझ पाएंगे। तो उसी जिले से, उसी किशनगंज जिले से शगुफ्ता बानो जी हमारे साथ हैं और मैं अनुरोध करता हूं शगुफ्ता जी से कि अपने संघर्षों और उपलब्धियों की कहानी कहें। शगुफ्ता बानो जी। जी, सभी को प्रणाम, आदाब सर। मैं भी लाइन पे आ चुकी हूँ। मेरी आवाज जा रही है? हेलो। हाँ, आ रही है एकदम। जी जी जी, सभी को आदाब सर। आज मेरा स्कूल खुला हुआ है तो मैं स्कूल में ही हूँ और आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मौका मिला इस प्रोग्राम में आने का। तो सर, रियली में मेरा नाम शगुफा आरजू है और मैं यूएमएस बगलवाड़ी 2 कोठिया ब्लॉक में कार्यरत हूँ। मेरा चयन 2007 में हुआ था प्रखंड टीचर में। इस पद को भी पाने के लिए प्रेमचंद जी के तरह हमने भी बहुत जद्दोजहद किया। जद्दोजहद के बाद मिला। तो जब मैं टीचर बनी तो हमको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। मोटा मोटी जब योगदान हम किए तो हमने योगदान के लिए दिया था अपना ऑप्शन की जो मेरे घर के 3 किलोमीटर के नजदीक को विद्यालय वहां दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि मुझे 40 किलोमीटर दूर घर से, बिल्कुल देहाती क्षेत्र में, तो जहां पर पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं था, न ही गाड़ी बस का सुविधा था, न ही जाकर के रोड किनारे था। घर से 2 किलोमीटर दूर हमको पैदल निकलना पड़ता था बस पकड़ने के लिए। वहां से फिर 10 किलोमीटर पार करने के बाद फिर दूसरा बस पकड़ना पड़ता था। मोटा मोटी बीच में 2 बस, फिर तीसरा हमको वहां से फिर टोटो टेम्पू पकड़ करके फिर तीसरा 2-2.5 किलोमीटर जाना पड़ता था, जिसका नाम यूएमएस गोचनई था मेरे स्कूल का नाम। तो मोटा मोटी 45-50 किलोमीटर दूर पे हमको स्कूल में भेज दिया गया। पहला दिन जब हम गए स्कूल, हम बहुत रोए कि पता नहीं हमको कहाँ ड्यूटी दे दिया गया है, हम इतनी दूर में कैसे ड्यूटी करेंगे। उसके बाद वहां गए तो बीएसएस के जो सचिव थे इब्राहिम जी, वो हमको बहुत सपोर्ट किए, बोले मैडम आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आइए जाइए, हम लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो बीएसएस का सपोर्ट मिला। हम तो सोचे कि नौकरी ही हमको छोड़ देना होगा, इतना दूर कैसे ड्यूटी करेंगे। लेकिन फिर जाकर के बीओ सर से मिलते रहे। इसी बीच 2009 में हमको केआरपी बना दिए बीओ सर। केआरपी बनने के बाद एक मन में अलग सा उत्साह होता रहा कि चलो कम से कम घर से बाहर निकले लोग जाने एक पद मिला है। साक्षरता में बहुत जुझ करके हम लोग काम किए और हमेशा हम लोग महिला को आगे लाने का काम करते रहे। महिलाओं को, लड़कियों को खास करके आगे लाने का काम करते रहे, प्रेरित करते रहे कि देखो हम लोग पढ़ लिख करके किस तरीके से आगे आए हैं, वैसे आप लोगों को भी आगे आना है। अपना एक प्रतिरूप उन लोगों को दिखाते रहे कि जिस तरीके से हम लोग बन गए हैं, हम पढ़ी लिखी महिला बने हैं, अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग कैसे इस तरह का पढ़ पाओगे। हम ऐसे करके अपना सामान बैठक नहीं होगी, ठीक है। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है शगुफा जी जी जी। दूसरे साथी माइक को म्यूट कर दें दूसरे साथी। जी जी जी। सर, इसी तरीके से हम लोग जब स्कूल के साथ साथ साक्षरता से जुड़े तो महिलाओं को लाने का, बहुत आगे लाने का कोशिश किए। लड़कियों को यहाँ तक कि जब कम उम्र में शादी होती थी, खास करके यहाँ जो इलाका है वो देहाती क्षेत्र है, सर बता भी चुके, बहुत पिछड़ा इलाका। यहाँ पर एक लैंग्वेज है जिसको सुरजापुरी भाषा बोला जाता है, तो जो कि बिल्कुल किताब से अलग हट करके है। इस भाषा का कहीं हम लोगों के राज्य स्तरीय भाषा में या किसी भी भाषा में यह हम लोगों का शामिल नहीं है, जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है।
इस क्षेत्रीय भाषा में बस लोग बात करते हैं कि पढ़ लिख करके हम लोग को क्या करेंगे, पढ़ लिख करके हमको कौन सा नौकरी मिलेगा, पढ़ लिख करके क्या करना, हम लोगों को तो बस चूल्हा चक्की ही करना है। सगुफ्ता एक गीत, सगुफ्ता सुरजापुरी भाषा में गीत सुना दो। सर हमको तो गीत नहीं आता है। इनको अपनी बात कहने दीजिए। जी जी, गीत तो हम गा नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग साक्षरता में जुट करके काम किए सर, साक्षरता में बहुत अच्छा काम किए। उसके साथ साथ स्कूल में भी बच्चों को पठन पाठन में खास करके जो हम लोग ट्रेनिंग लेते थे, उधर से भी हम लोगों को ट्रेनिंग मिलता था और इधर से भी ट्रेनिंग मिलता था। फिर प्रथम के साथ हम लोग जुड़े, उस तरीके से खेल खेल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों को कैसे रुचि जगाया जाए, ये हमेशा हम लोग प्रयास करते रहे हैं। इसके साथ साथ अपने जीवन में भी बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। फिर उठा करके हमको जैसे स्कूल तो फिर बगल में हो गया, प्रमुख साहब से मुलाकात हुई, प्रमुख साहब ट्रांसफर कर दिए, जो घर के बगल में जिस स्कूल में आना था एक जान पहचान बढ़ी। उसके बाद फिर दोबारा फिर हमको देखना पड़ा कि फिर जो हमको PRP बनाया गया दूसरे ब्लॉक का, फिर वो 40-50 किलोमीटर दूर पे डाल दिया। तो अपने काम से कभी पीछे नहीं भागे, ये हमेशा हमको जो है अपने काम को करना है। बस दिल में ये कहता था कि क्या कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस हमेशा मेरे साथ दिमाग में बसा हुआ रहता था कि कर्म ही पूजा है। भले हम नमाज नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम अपने काम को इस जिम्मेदारी से अदा करें कि ताकि कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाए कि आपका काम अधूरा रह गया। और ऊपर वाले की मेहरबानी से हम लोग बहुत अच्छा काम किए, बहुत अपने जिला का नाम रोशन किए। कहीं भी महिलाओं को दिक्कत होती थी, हमारे अंडर में जितने भी लोग काम करते थे, जैसे जो हमारे साथ में सहयोगी थे टोला सेवक तालीमी मरकज, कभी उन लोगों को घरेलू हिंसा हुई, उन लोगों को हम लोग रास्ता दिखाए, महिला आयोग तक हुआ या SP तक हुआ, हर जगह पे उन लोगों को पहुंचा करके उन लोगों को न्याय और इंसाफ दिलवाते रहे, कभी उन लोगों को दिक्कत नहीं आने दी। और आज हमारे बच्चे भी स्कूल में बहुत खुश हैं कि मैडम आती है तो अच्छा लगता है, मैडम आती है तो खेल भी करवाती है, मैडम आती है तो पढ़ाई भी करवाती है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और आज हम लोगों का संडे स्कूल, चूंकि फ्राइडे को बंद होता है, संडे को स्कूल खुला हुआ रहता है, तो हम लोग दिल लगा करके अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से निभाते हैं। सर बस इसी के साथ मैं अपनी बात बंद करना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद शगुफा जी। सॉरी इस बात के लिए कि मुझे जो आपका नाम मिला था वह शगुफ्ता मिला था। जी जी तो जी सर, इस बात के लिए सॉरी। धन्यवाद आपका फिर से। जी सर जी। हमारे एक और अतिथि वक्ता थे गुलेंदर राम जी, जो नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ सके। आज चारों तरफ बिहार में वर्षा हो रही है और उसके कारण नेटवर्क चारों तरफ खराब है, यहाँ तक कि राजधानी में भी नेटवर्क खराब है। तो फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ महेश पुनेठा जी हैं। मैं अब टिप्पणियों की तरफ बढ़ता हूं और महेश पुनेठा जी से आग्रह करता हूं। उसके पहले मैं सारे साथियों से यह अनुरोध करता हूं कि वे 5 मिनट में अपनी टिप्पणियां दे देंगे शिक्षा पर, इन शिक्षकों के संघर्ष पर और शिक्षा की आवश्यकताओं पर। तो मैं महेश पुनेठा जी से आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात कहें। महेश पुनेठा जी। महेश जी आपका माइक अनम्यूट, माइक को अनम्यूट कर लीजिए, माइक म्यूटेड है। जी जी जी, धन्यवाद। इस पटल पर उपस्थित तमाम साथियों को मेरा अभिवादन। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के अनुभव सुन पा रहा हूं। और इस बात के लिए मैं गालिब साहब का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जो संघर्ष शिक्षकों के द्वारा और उनकी उपलब्धियों को सुनने का मौका मिला, तो उनको सुनते हुए मुझे बार बार अपने
शुरुआती दिन याद आ रहे थे। और अपना पूरा हमारा इलाका भी उत्तराखंड का जो बहुत दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ पर भी कमोबेश यही परिस्थितियां हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक सुविधाएं नहीं हैं, और जब वहाँ पहले पहल कोई शिक्षक पहुंचता है तो जैसा सुगुप्ता जी बता रही थी कि उनको पहले दिन वहां रोना आ गया, या प्रेमचंद जी कह रहे थे कि जब पहली बार गया तो वहां मुझे जब सुना कि हाँ शिक्षक को पत्थर मार के भगा देते हैं तो मुझे काफी डर लगा। तो यही स्थितियां जहां तक हम पूरे देश में सरकारी शिक्षा की बात करें तो लगभग समान है। हर जगह सरकारी शिक्षक को संघर्ष करना पड़ता है तमाम चीजों से, और उसमें अधिकतर समाजगत भी हैं, व्यवस्थागत हैं, और कुछ शिक्षक तो इस सब से टूटते भी हैं और आगे की यात्रा उनकी काफी उदासी भरी रहती है। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो इस सब से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं और संघर्ष करते हैं, और वही शिक्षक अंत में प्रेमचंद या सुगुप्ता बानो की तरह अपने को साबित करते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। और निश्चित रूप से इसके लिए हमें व्यक्तिगत प्रयास करने की आवश्यकता होती है, और स्थितियां इतनी खराब हैं, इतनी विपरीत हैं कि उनसे भागकर हम सरकारी शिक्षा का भला नहीं कर सकते हैं। जैसा कि शुरुआत में अनिल राय जी ने ये जिक्र भी किया था कि हम इन व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत ज्यादा परिवर्तन तो अपनी शिक्षा व्यवस्था में नहीं ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपनी ओर की जो अपने हिस्से का जो काम है उसे बहुत मुस्तैदी से करना चाहिए, और यदि हम उसे मुस्तैदी से करते हैं तो निश्चित रूप से हम बहुत कुछ न बदल पाए भले, लेकिन अपने आसपास को बदलने में बहुत तक कामयाब रहते हैं। और तो एक अंतिम स्तर पर बैठा हुआ आदमी है, वो समाज है, उस समाज को कुछ राहत हम दे पाते हैं। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मुझे लगता है कि इस काम का जहां एक और उस क्षेत्र के लोगों को, उस समाज के लोगों को लाभ मिलता है, वहीं शिक्षक की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। आज हमारे सामने या सरकारी शिक्षा के सामने एक बहुत बड़ा संकट सरकारी शिक्षा की विश्वसनीयता का पैदा हो गया है। आज बहुत सारे अच्छे काम करने वाले शिक्षक हैं और पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपना पूरा जितनी क्षमताएं उनके अंदर हैं वो उस क्षमता से उस काम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि दिनों दिन सरकारी स्कूलों के प्रति समाज का जो दृष्टिकोण है वह नकारात्मक होता जा रहा है, और वहां आने वाले बच्चों की संख्या घटती जा रही है। अब इसके पीछे मैं केवल ये नहीं मानता हूं कि शिक्षक काम नहीं कर रहे हैं, यह हो सकता है, इतना बड़ा समाज है, उसमें कुछ प्रतिशत शिक्षक अवश्य अपने दायित्व को बखूबी न निभाते हों, लेकिन अधिकांश शिक्षक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, और जैसा प्रेमचंद जी या सुगुप्ता बानो जैसे शिक्षक हैं जो पूरी मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो ऐसे ही शिक्षक हैं जो हमारी सरकारी शिक्षा की विश्वसनीयता को बढ़ाते हैं। और दूसरा जो संघर्ष हमारा व्यवस्थागत है या पूरी जो सिस्टम के साथ शिक्षा व्यवस्था जिस तरह से कमजोर कर दी गई है, विशेष रूप से सरकारी सिस्टम को जिस तरह से कमजोर किया गया है, उसके पीछे मुझे लगता है कि जो हमारा पूरा शासक वर्ग है जिसकी बहुत अधिक नेक नियति
गरीबों की शिक्षा को लेकर नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि इस वर्ग के लोग पढ़ें, तो कहीं न कहीं इस तरह के छेद वहां छोड़े जाते हैं जो सरकारी शिक्षा को और अधिक कमजोर करते हैं। जैसे 20 साल तक वहां किसी शिक्षक का ना आना प्रेमचंद जी के विद्यालय में, और उस गांव के लोगों का ये कहना कि 20 साल में कोई शिक्षक यहाँ पर आ रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यवस्थागत षड्यंत्र का एक उदाहरण है। मैं तो उसको षड्यंत्र ही कहूंगा, क्योंकि 75 सालों के भीतर भी अभी तक हम उन दूर दराज के गांवों की शिक्षा को बेहतर नहीं बना पाए हैं या सरकारी सिस्टम को मजबूत नहीं कर पाए हैं शिक्षा के। तो ये कहीं ना कहीं एक जानी बूझी चाल है उन गरीबों को शिक्षा से दूर रखने की। भले ही हम नीतियों में कितनी ही घोषणा करते रहे कि सबको शिक्षा देने की जरूरत है, कितने अभियान चलाएं, मुझे लगता है इन अभियानों से शिक्षा का बहुत अधिक, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो या उससे पहले डीपीपी जैसी परियोजना हो, इनसे बहुत अधिक लाभ नहीं होना है जब तक कि हम एक शिक्षा का ढांचा नहीं खड़ा कर पाते। तो इसके लिए भी हमको लड़ने की आवश्यकता है, शिक्षकों को लड़ने की आवश्यकता है, शिक्षक संगठनों को लड़ने की आवश्यकता है। और यह लड़ाई तब हम ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे जब हम अपने काम को बेहतर तरीके से करेंगे। तब हम उसको कहने के हकदार भी होते हैं कि भाई ये जो पूरी सरकारी शिक्षा की दुर्दशा हुई है, इसके पीछे शिक्षक नहीं, जैसा कि कह दिया जाता है कि सबका ठीकरा शिक्षक के ऊपर फोड़ा जाता है, शिक्षक नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है। तो हम उस मोर्चे पर अपनी लड़ाई को बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और वो काम कर ही संभव है। इस दिशा में उत्तराखंड में भी हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ से एक पत्रिका निकालते हैं शैक्षिक दखल नाम से, और इस पत्रिका को शुरू करने वालों में सरकारी स्कूलों के शिक्षक ही हैं। वही शिक्षक हैं जिनको लेकर काफी समाज में नकारात्मकता देखी जाती है। तो ये हम इसलिए शुरू कर पाए, इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य रहा है वो यह है कि हम जो हमारे शिक्षा जगत में सरकारी स्कूलों में जो बेहतर काम करने वाले शिक्षक हैं, उनके कामों को हम समाज तक ले जाएं, वह काम उनके विद्यालय तक न रहे बल्कि दूसरे विद्यालयों तक भी पहुंचे, दूसरे प्रांतों तक पहुंचे, और वो उस काम को देखकर दूसरे शिक्षक भी अपने विद्यालयों में कुछ नई शुरुआत करें। एक तो ये कारण है। दूसरा, हम ये भी चाहते हैं, जैसा अनिल राय जी ने शुरुआत में ही कहा कि मीडिया का ध्यान इस तरह के आलोक दूतों के ओर जाता ही नहीं है, उनको कोई देखता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आज के दौर में मेरा बार बार यह मानना है कि केवल काम करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस काम को दिखाने की भी जरूरत है। क्योंकि जो विश्वसनीयता का संकट पैदा हुआ है उसके पीछे यह है कि हम उस तरह से अपने काम को, सरकारी शिक्षक उस तरह से अपने काम को सामने नहीं लाते हैं समाज के, जिस तरह से निजी क्षेत्र के विद्यालय लाते हैं। तो यहाँ पर हमें भी काम करने के साथ साथ अपने काम को दिखाने की भी आवश्यकता है, और इस उद्देश्य से हमको लगता है कि एक ऐसी पत्रिका की जरूरत हमें महसूस हुई और शैक्षिक दखल की शुरुआत हमने की। साथ ही तीसरा जो कारण यहाँ पर हम लोगों को इसकी जरूरत महसूस हुई, उसके पीछे यह है कि हमारे शिक्षक जो तमाम जो अच्छा काम, जो नए प्रयोग अपने विद्यालयों में कर रहे हैं, और छात्रों को जो और बेहतर काम करने के इच्छुक हैं, करना चाहते हैं, उनके अंदर काम करने का जज्बा है, लेकिन उनके पास उस तरह के उपाय नहीं है, उस तरह की एक्टिविटी, उस तरह के नवाचार, उस तरह के प्रयोगों से वो अवगत नहीं है। तो हम इस पत्रिका के माध्यम से देश दुनिया के में जो नए प्रयोग हुए हैं समय समय पर, उन प्रयोगों को शिक्षकों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, और एक संवाद स्थापित करने की कोशिश हमारी है। और जो कोशिश आप लोग इस जूम के माध्यम से भी कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों की पूरी टीम, जो तीनों संस्थाएं, जो मंच हैं, जो इससे जुड़े हैं, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। और यह
अभियान आगे बढ़ना चाहिए और हमारे सामने ऐसे शिक्षकों के काम आने चाहिए, अधिक से अधिक शिक्षकों तक पहुंचने चाहिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने चाहिए जो अपने अपने यहाँ पूरे संघर्ष के साथ तमाम परेशानियों को उठाते हुए इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो क्योंकि समय बहुत सीमित है इस माध्यम में, तो बहुत ज्यादा विस्तार में न जाकर मैं आप सभी लोगों को इस आलोक दूत कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यह वही काम है जो हम उत्तराखंड में कर रहे हैं और हम सब लोग निश्चित रूप से समान धर्मा हैं और हम सबकी चिंता में सरकारी शिक्षा और उन विद्यालयों में आने वाले बच्चे हैं और ये निश्चित मानकर हमें चलना होगा कि उन बच्चों की चिंता कोई सरकार नहीं करने वाली है, कोई राजनीतिक दल नहीं करने वाला है, उनकी चिंता हमको ही करनी होगी जो हम उस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, उस समाज से को एजुकेट करने का काम हमारे हाथों में लेना होगा। और यही अपील मैं आपके इस मंच के माध्यम से अपने सारे शिक्षक साथियों और शायद इस तरह से ही हम सरकारी शिक्षा की विश्वसनीयता को भी बचा पाएंगे और समाज के एकदम सबसे निचले तबके के लोगों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से और उनके अंदर एक आलोचनात्मक विवेक पैदा करने वाली शिक्षा ले जा पाएंगे। जो काम गालिब साहब अपने विज्ञान के प्रयोगों के माध्यम से विज्ञान में जो तमाम तरह के वो काम कर रहे हैं वह हम सबकी चिंता में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का मतलब केवल परीक्षा पास करने वाली शिक्षा नहीं या कोई ऊंची नौकरी दे देने वाली शिक्षा नहीं। हमारी चिंता में ये होना चाहिए कि हम एक अच्छे इंसान बनाने वाली शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि रोजगार का जहां तक सवाल है वो केवल शिक्षा का सवाल नहीं है, शिक्षकों के का सवाल नहीं है, क्योंकि रोजगार तो कहीं राजनीतिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल, बड़ा सवाल है। यदि राजनीतिक व्यवस्था रोजगार नहीं पैदा करेगी तो कोई भी शिक्षा रोजगार नहीं दिला सकती है। हाँ, शिक्षा ये जरूर कर सकती है कि हर इंसान को, हर बच्चे को एक अच्छा इंसान बना सकती है, उसके अंदर संवेदनाएं पैदा कर सकती है, उनका विस्तार कर सकती है। तो इस अभियान में आप सभी लोग जुटे हैं, मैं आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और आपने इस कार्यक्रम से मुझे जोड़ने का मौका दिया, तो इस बात के लिए भी धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि कभी इन मुद्दों पर हम और विस्तार से बातचीत करें और शिक्षकों को अधिक से ये ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल धन्यवाद। धन्यवाद। महेश पुनेठा जी अभी अपनी बात कह रहे थे। महेश पुनेठा जी का मुख्य कार्य छत्तीसगढ़ में है और इनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था इस कार्यक्रम के मुख्य टिप्पणीकार के रूप में। निश्चित रूप से महेश जी, यह आपने जिस पॉलिटिकल आयाम की बात कही है कि हमारी स्थिति यह है कि जब मुख्यमंत्री इस बात को कहता हो अस्पताल के संदर्भ में कि हम कितना भी कर लें लोगों को पीएमसीएच पर विश्वास नहीं होगा, और जब मुख्यमंत्री ही बैठ करके असर की रिपोर्ट को जारी करता हो तो हम समझ सकते हैं कि क्या मंशा होगी। शब्दों में हम न जाएं। सबका साथ सबका विकास का नारा के शब्द बहुत दिनों से उछल रहे हैं और इसके साथ ही जो शैक्षिक और स्वास्थ्य की जो दुर्दशा हो रही है लगातार जो उसकी स्थिति गिरती जा रही है, यह सबके सामने प्रत्यक्ष है। और जबकि यही दो चीजें हैं, खास करके उन गरीब वर्गों के लिए जो आगे निकल गए हैं उनके लिए वह इतना आवश्यक नहीं है। जो पिछड़ गए हैं, पीछे छूट गए हैं, उनके पीछे छूट जाने का सबसे बड़ा कारक उनकी अशिक्षा है। अगर उन्हें शैक्षिक दृष्टि से सबल बना दिया जाए, एक बार एक पीढ़ी को केवल सबल बना दिया जाए, तो फिर हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा और फिर नारे
और बहस के विषय बदल जाएंगे। धन्यवाद महेश पुनेठा जी। और अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरटी फोरम बिहार के सह संयोजक राजीव रंजन जी। तो उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात कहें। सारे साथियों से मेरा अनुरोध है कि 5 मिनट में अपनी बात कह दें। राजीव रंजन जी। आपका माइक अनम्यूट है, म्यूट है। राजीव जी अपना माइक अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं हमारे बीच। तब तक आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नीलम जी। पिछला एपिसोड हम लोगों ने शिक्षिकाओं, जो हमारी अतिथि वक्ता थी वे सारी की सारी शिक्षिकाएं थी, उनमें नीलम जी भी थी। नीलम जी से आग्रह है कि 2 शब्द कहें। कुमारी नीलम जी, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी प्रणाम सर, सभी को। सर आप सभी मंचासीन अतिथियों, आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार सर। और मैंने जो अभी प्रेमचंद जी का, शगुफा जी का ये संघर्षमय स्थिति का जो हम लोगों ने सुना समझा, तो और पुनेठा सर का जो इस पर जो विवेचना आई, तो सर ये एक बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इसमें जो सिस्टम के नकारात्मकता का जो सबसे बड़ा सिस्टम है। सिस्टम नहीं चाहता है कि हम परिंदे लोग सिस्टम को आगे बढ़ाए। जैसे मैं अभी तत्काल का जो उदाहरण है कि हमारा विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित हो रहा है। उस विद्यालय का नाम है मध्य विद्यालय धर्मपुर। और ये सर मात्र 2 कमरे में कक्षा 8 तक का संचालन, और उसमें भी जो संख्या है हमारे यहाँ बच्चों का वो लगभग 450 के आसपास है। अब सर ये कल्पना किया जा सकता है कि 6 शिक्षक और लगभग 400-450 के आसपास बच्चे, ये कोरोना काल के बाद जब विद्यालय खुला तो सर बच्चों की भरमार है, लेकिन फिजिकल सिचुएशन जो है वो नहीं इस काबिल है कि हम लोग चाह करके भी, जो हम उपलब्धि की बात कर रहे हैं और जो रिटेंशन की बात कर रहे हैं, उस रिटेंशन और अचीवमेंट को हम लोग वहां पर कैसे प्राप्त करें। अब यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी इसको क्या कह सकते हैं, चैलेंज है। जबकि वो पहाड़ी एरिया है और वो पहाड़ के किनारे न तो मात्र एक बरगद का पेड़ है, उसमें भी उस बरगद के पेड़ के पास जो आसपास के जो ग्रामीण परिवेश वाले हैं वो वहां उसको एक तरह से मवेशी का कह लीजिए वो बनाए हुए हैं, अपना वहां जखीरा बनाए हुए। जाने के बाद हम लोग समय से पहुंचते हैं, उनसे अनुनय विनय करते हैं कि भाई कम से कम 3-3:30 बजे तक आप इन मवेशियों को अपने यहाँ इस सिस्टम से हटा लीजिए। अनुनय विनय के बाद ये होता है, और तब फिर हम लोग कोई बरगद के पेड़ के नीचे तो एक क्लासरूम में, और फिर इस तरह से एक तरह से पूरे सिस्टम को हम लोग जो है मिला करके काम कर रहे हैं। 5 से लेकर के 8 तक की कक्षा एक साथ संचालित कर रहे हैं, 1 से 3 तक की कक्षा एक साथ संचालित कर रहे हैं, और 3 और 4 की कक्षा एक साथ संचालित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सर कैसे हम अचीवमेंट की बात कर सकते हैं जहाँ कोई फिजिकल सिचुएशन ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा ये हमने ये विशेष करके हमने ये संकल्प लिया है कि अभी और उधर कुछ पेड़ पौधे और दिखाई दे रहे हैं,
क्योंकि अभी तो हम जस्ट लगभग रेगुलर हुए हैं स्कूल में, लगभग 1 महीने 15 दिन 20 दिन हो गए रेगुलर होते हुए। तो और जो वृक्ष पेड़ बूढ़ है, कोई कहीं पर पीपल का पेड़ दिखाई देता है, तो कहीं पर और भी नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ने ऐसा प्लान किया है, कल सैटरडे था, सैटरडे को प्लान किया कि हम लोग 6 शिक्षक हैं और 6 शिक्षक अपनी अपनी कुछ रूटीन संचालित करके उन बच्चों को उन्हीं पेड़ों के नीचे बैठा करके और कुछ ना कुछ हम लोग अचीवमेंट की बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो सर ऐसा नहीं है कि हमारी सिस्टम को ये जानकारी नहीं है कि अगर ये अमुक विद्यालय है और कक्षा 1 से 8 तक है तो यहाँ पर उसका फिजिकल स्टेटस क्या होना चाहिए। उस फिजिकल स्टेटस की किसी को परवाह नहीं है। हाँ, परवाह सिर्फ इतना है सर कि हमको रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और विशेष तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी मैं बच्चों के साथ कुछ करने के लिए कर रही हूँ और वो जब मैं करूंगी तो वीडियो बना करके आप लोगों को इसी सिस्टम के साथ, अभी मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ कि बच्चे जो है वो उस क्षेत्र से आ रहे हैं, उस अभिवंचित क्षेत्र से आ रहे हैं जहां उनके पास कपड़े भी फुलफिल नहीं है, वो पूरे कपड़े में भी नहीं आ पा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में मैं वीडियो नहीं, उन लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ, किसी को कुछ सहयोग भी कर रही हूँ। अगर और ऐसी स्थिति में अगर वो बच्चे प्रॉपर ड्रेसअप हो जाते हैं तो मैं अवश्य कुछ ना कुछ एकेडमिक रूप से ये दिखाऊंगी कि हम लोगों में कहीं से भी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन का अभाव नहीं है। सिस्टम शायद ये क्यों ऐसा कर रहा है यही नहीं समझ में आता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद नीलम जी। चतुर्भुज बैठा जी संक्षेप में अपनी बात कहें। चतुर्भुज बैठा जी। जी सर, आप सबको नमस्कार। विशेष करके यह कार्यक्रम बहुत ही शानदार अच्छा लगा शिक्षा के क्षेत्र में। गालिब साहब तो हमारे चंपारण आए हुए हैं, कुछ दिन पहले आए हुए थे, 14 अप्रैल को शानदार कार्यक्रम में भाग लेकर अपने विचार रखते थे। देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी बात हुई, सर्व शिक्षा आने के पहले हम साधन विहीन थे, बहुत सारा विद्यालय शिक्षक विहीन था, एक शिक्षकीय थे, फिर भी बहुत सारी पढ़ाई हो जाती थी। हम लोग जी जान लगा करके पढ़ाते थे। 94 में हमारी बहाली हुई, हम भी ऐसे स्कूल में गए थे जहां न तो बैठने की जगह थी और न ही बिल्डिंग था। हम बहुत प्रयास किए गांव के लोगों से मिल करके और उसको व्यवस्थित किया था। और फिर जो है कि आज सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद बिल्डिंग और बैठने के लिए फर्नीचर वगैरह हो गए हैं। बहाली भी शिक्षकों की हुई और कहीं शिक्षक अभी कम है, कहीं आवश्यकता से अधिक है, कहीं बहुत कम है। अब देखिए हम भी यह प्रयास किए, हम अपने स्कूल में गांव के लोगों से ज्यादा सहयोग लिए, जबकि गांव में ज्यादा लोग कहते हैं कि शिक्षक और जनता में पड़ता नहीं है, विवाद होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो पूरे गांव के लोगों को बैठा करके, और शिक्षा के क्षेत्र में इसका नियम है, अभी तो ट्रांसफर हो गया है, उस स्कूल से दूसरे स्कूल में आ गए हैं, लेकिन प्रति वर्ष राष्ट्रीय मेधा में बच्चा मेरा चुनाया है, उसको राष्ट्रपति से विज्ञान क्षेत्र में जो अवार्ड आता है वो भी मिला है। मेरे विद्यालय को प्रखंड भर में जब ग्रेड बन रहा था तो उस समय ग्रेड 1 अगर आया तो मेरा विद्यालय आया। उसके लिए हम दिन रात एक किए, बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ शिक्षकों का भी लगाओ और शिक्षक से छात्र और अभिभावक के भी लगाओ, जिसके कारण हो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हुआ। और 3 शील्ड मिले मुख्यमंत्री और राज्यपाल से, शिक्षा मंत्री से। अभी जो वर्तमान हालात हो गए हैं, जैसे बहुत लोगों ने अपनी समस्या रखी, अभी देखा जाए साक्षरता जिस समय चला, हम 2001 से लेकर के 6 तक साक्षरता में
कोषांग के सेक्रेटरी, जिला सेक्रेटरी रहे। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे। फिर 2008 में 8-10 में जब पुस्तक लिखी जानी थी, नया सिलेबस बन रहा था, तो उस समय उसके वर्किंग कमेटी में और भी हमने पार्टिसिपेट किया। वहां पर हमने अपने विचार रखे कि पुस्तक का में क्या क्या सम्मिलित किया जाए। बहुत सारे पहले के पुस्तक थे जिसमें बात लिखी गई थी कुछ, और वहां असली जगह पर वो चीज नहीं था, तो इस सब को भी ठीक किया गया है। अभी एक समस्या अभी देखा जाए कि सरकार ने एक शिक्षा सेवक की बहाली, और हम लोग को भी अभी बात हुई है इस बैठक में कि उसी समुदाय के टीचर हैं और बच्चा भी वही है, फिर भी नहीं हम तरक्की कर रहे हैं, हम उसको गुणवत्तापूर्ण नहीं ला रहे हैं। बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो रहे हैं। जो बच्चे पहला में एडमिशन कर रहे हैं 8वीं तक जाते जाते लगभग उसमें से 20-25% बच्चे ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं। उसके आगे बढ़ेंगे तो हाई स्कूल के बाद जाते जाते 50% से कम हो जाता है बच्चा। तो बीए स्तर और एमए स्तर तक जा करके मुश्किल से 30-40% भी बच्चा नहीं पहुंच पाता है। उसका मुख्य कारण है कि हम अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पाते। अगर हम जहां है वही काम, उसको अगर हम लोग व्यवस्थित अगर कर लेते हैं, जैसे तालीमी मरकज और शिक्षा सेवक में, माने तालीमी मरकज की बहाली की गई शिक्षा सेवक के रूप में 2 बहालियां जो हुई, और इनको मात्र 2 घंटा पढ़ाना था। इसमें बहुत जगहों पर ऐसा प्रबंध हो गया कि लोग कुछ सेवा व्यवस्था करके और आउट रहते हैं, वहां के बच्चे आते नहीं। आज भी मुसहर टोला में, आज भी जो है कि गरीब अल्पसंख्यक समुदाय में आप देखेंगे कि बच्चे घूम रहे हैं। उन्हीं को दुरुस्त करने के लिए इनकी बहाली हुई थी, लेकिन हम प्रेरित नहीं कर सके उस समाज को। आज जहां जहां प्रेरित किए वहां वहां जो है कि अच्छा रिजल्ट आया है, और उन बच्चों के दिमाग इतने अच्छे हैं कि उन पर थोड़ा सा मेहनत करने पर जल्दी अचीवमेंट करते हैं। उनको लाने की जरूरत होती है। और जितने भी ट्रेनिंग, ऐसे तो मैं जिला का ट्रेनर भी हूँ, स्टेट में भी ट्रेनिंग लेने देने गया हूँ, जाता हूँ, तो हम इस सारी बिंदुओं पर चर्चा होती है। अभी आप देखा गया होगा कि विभिन्न तरह के प्रायोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को लगा करके चतुर्भुज जी, जरा इसको संक्षिप्त समाप्त करता हूँ। तो इस पर हम लोग को जो जहाँ हम यही कहेंगे कि जो जहाँ है वहां से शुरू करें। जैसे हम अपने विद्यालय में भी काम करते हैं, खुलने के बाद जब समय समाप्त होता है उसके बाद हम सामाजिक भी काम करते हैं। तो उस समय समाज में जाकर के अभी जो अभिभावक में है वहां पर ट्यूशन शुरू कराए हैं कुछ मैट्रिक पास बच्चों के द्वारा, उससे भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। आगे बढ़ना है, जो जहाँ है वहाँ करेगा। जैसे प्रेमचंद्र जी थे, जब आए हम उनके पूर्व से थे तो उनके यहाँ जाते थे, अभी वो भी जुड़ रहे हैं। बहुत दिन तक में भी रहे। तो इस तरह सब लोग अगर को पा सकते हैं, वरना फिर दिक्कत होगी। मैं पुनः आप लोग का अभिनंदन करता हूं। नमस्ते। धन्यवाद चतुर्भुज जी, आपने अपनी बात कही। और एक हम लोग एक एपिसोड में, किसी एपिसोड में आपको पूरे वक्त के वक्ता के रूप में आपको आमंत्रित करेंगे विस्तार से अपनी बातों को कहने के लिए। धन्यवाद। मनोज कुमार राम जी हमारे साथ हैं, उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात कहें, आज की बैठक पर मुख्य रूप से टिप्पणी करें। मनोज कुमार राम जी। मनोज कुमार राम जी शायद क्विट हो गए हैं। यास्मीन बानो जी भागलपुर से हमारे साथ हैं। यास्मीन बानो जी से आग्रह है कि आज की बैठक पर शिक्षकों की परेशानियों और उन्होंने जो टिप्पणियां की
अपने अनुभव शेयर किए, उस पर अपनी टिप्पणी करें। यास्मीन बानो जी। आदाब अर्ज़ है आप सबों को। हेलो, आदाब अर्ज़ है आप सबों को। आदाब। आज तो आपका तो मेरे प्रोग्राम के सिलसिले में बराबर मिलता रहा, लेकिन हम अपनी परेशानियों की वजह से उसमें शरीक नहीं हो सके। बहुत अपने को संभाल कर आज शरीक हुए हैं। तो बात ये है कि हमारे हस्बैंड बहुत बीमार थे, उनको ब्रेन कैंसर हो गया था। 16 जून को वो एक्सपायर कर गए। तो हम बहुत परेशान थे, इसलिए इतने अच्छे प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सके, जिसका अफसोस है। जहाँ तक प्रोग्राम की बात है, प्रेमचंद ने भाई ने जितनी तफसील से बात की, स्ट्रगल तो हर किसी ने किया है, सबके पास अपनी गाथाएं हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन बात प्रोग्राम की होनी चाहिए। ये प्रोग्राम जो चला है बहुत ही बेहतरीन है और इसमें इसको और बढ़ाना है, इसमें और लोगों को जोड़ना है, ताकि लोगों को खुद टीचर भी उनमें ताकत मिले कि हमें भी कभी ना कभी इस प्रोग्राम में जाना है, इसलिए हम अच्छा करें और हम जिन्होंने अच्छा किया उनको ये महसूस हो कि हम जो अच्छा किया वो मेरी बातें लोगों तक गई, लोगों ने जाना समझा। नहीं जाने से थोड़ा उनको फ्रस्ट्रेट होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन लोग जान भी नहीं रहे हैं, होता है। कुछ लोग इस पर तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देते हैं। अगर हमने स्ट्रगल, जैसे प्रेम जी ने कहा कि स्ट्रगल किया और स्ट्रगल किया तो उसका हासिल क्या हुआ, इस तरह हमें बताना है। जो भी स्ट्रगल बताएं तो स्ट्रगल के बाद हासिल क्या हुआ, कितने अचीवमेंट हुए, 1 हुए, 2 हुए, 10 हुए, जितना जिस हुआ उसको जरूर बताना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को इससे सबक मिले, वो इस काम को आगे बढ़ा सकें। और हम क्या बोले, मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए है, बहुत हिम्मत समेट के इतना बोल सके। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया यास्मीन जी। हम लोग आपकी परेशानी से परिचित हैं, जानते हैं कि आप किस शारीरिक और मानसिक दौर से आप गुजर रही हो। आपके प्रति हम सबकी सहानुभूति है, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के सामने सब कुछ लाचार होता है। शुक्रिया आपका। हमारे साथ बंसीधर दुबे जी हैं। बंसीधर दुबे जी। जी नमस्कार। हेलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। वीडियो भी ऑन। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी। जी हाँ। जी हाँ, हेलो। ठीक 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 है, कहा जाओ। आ रहा है। जी नमस्कार। नमस्कार। निश्चित रूप से आज ये जो प्रयास है हम सबका, और चाहे वह सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों से मिल के जो चला, उसके प्रयास के बदौलत समाज में बदलाव तो बहुत सारे आए हैं, परंतु जो जितना आना चाहिए था उतना कुछ नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। इसके विभिन्न कारण हैं। उन कारणों के पीछे तो हम सबको नहीं जाना है। अभी पिछले वक्ता ने भी बताया कि हमारा जो जहां हम हैं, जिस क्षेत्र में है, जिस जगह पे हैं, चाहे वह विद्यालय हो या समाज का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वह टोला हो, गांव हो, या फिर साक्षरता के ही क्षेत्र में साक्षरता का कोई केंद्र हो, जहां हम हैं, हमें ड्यूटी मिली है। फिर ड्यूटी से अगर उबर भी गए हों, जैसे हम सबके बीच में उदाहरण के रूप में
गालिबदारी हम लोगों के आदर्श है। उन्होंने अपनी ड्यूटी बना लिया इस समाज सेवा को, और उसके पीछे इन्होंने बहुत सारा मील का स्तंभ भी छोड़ा है, जिनके लगभग एक तरह से अनुयायी कह सकते हैं हम सब हैं। उनसे एक सीख मिली है कि जहां भी हैं उसी वहीं कुछ ना कुछ नई शुरुआत करती रहनी चाहिए। हम लोगों ने भी किया है और इसका परिणाम, इसका फल आगे भी आएगा निश्चित रूप से। तो अभी तो मैं इसके लिए तैयार भी नहीं था। खैर, जितनी बातें अभी तक मैंने सुना उससे इस वेबिनार में मैं इतनी ही बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद सिद्धार्थ दुबे जी। और राजीव जी अगर अपने माइक को ऑन कर सकते हैं तो वे अपनी बात कहें। राजीव रंजन जी। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। कोई टिप्पणी नहीं है और मुझे मात्र यही कहना है कि जो शिक्षक बंधुओं ने अपनी बातों को रखा है ये वास्तव में सराहनीय है और हमारे लिए सबसे अच्छी बात है कि एक डॉक्यूमेंट्स के रूप में यह बन रहा है जो आर्किटेक्ट इंडिया के माध्यम से यूट्यूब पर भी प्रचारित हो जाता है। तो एक संदेश से शिक्षकों के प्रति सकारात्मक समाज में और सरकार के पास से जाएगा, तो यह प्रयास जो है सराहनीय है और लगातार हम सभी साथी ऐसे शिक्षकों के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही बात मैं कहना चाह रहा हूं। तो सभी साथियों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्र राजीव जी। कोई और साथी अगर कोई बात कहना चाहते हैं तो माइक को अनम्यूट करके संक्षेप में अपनी बात कहें। मुझे लगता है कि अब कोई साथी अपनी बात नहीं कर रहे हैं। आज की बैठक, आज की बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण रही और जिस तरह प्रेमचंद जी केवल एक शिक्षक ही नहीं हैं बल्कि अपने क्षेत्र के वे एक जीवंत मशाल भी है। मैं उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं और उनकी क्षमता को मैंने देखा है, परखा है। यह जो पूरा कार्यक्रम जिस दिशा में चल रहा है, शैक्षिक जो वातावरण निर्मित हो रहा है, निश्चित रूप से यह एक ढहती हुई व्यवस्था का परिचायक है। हम सारे लोग उस ढहती हुई दीवार को थाम लेने के प्रयास में लगे हुए हैं। यह पूरी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था उन सारी बुलंदियों को, उन सारे निर्माणों को ढा देने का प्रयास कर रही है, तोड़ देने का प्रयास कर रही है और उसकी जगह पर एक ऐसे निर्माण की योजना बनाई जा रही है जिसमें गरीब और गुरबा तो निश्चित रूप से नहीं है। उस शिक्षा में गरीब और गुरबा की बातें की जाएंगी क्योंकि वह राजनीतिक आवश्यकता है, मगर व्यावहारिक रूप में उनका कहीं भी कोई भी स्थान नहीं होगा और वे शिक्षा के पटल से लगातार दूर होते चले जाएंगे। यही आने वाला भविष्य दर्शाता है। ऐसे में हमारे शिक्षकों का यह दायित्व बहुत बढ़ जाता है। जो हमारे शिक्षा कर्मी हैं उनका यह दायित्व बहुत बढ़ जाता है। जो शिक्षा के एक्टिविस्ट हैं उनका यह दायित्व बहुत बढ़ जाता है कि किस तरह यह जो ढहती हुई दीवार है इसको हम कितनी देर तक थाम करके रख सकें और शायद उसको फिर से खड़ा करके
फिर से पुरानी तरह मजबूत दीवार के रूप में कायम कर सके। यह इसी अपेक्षा के साथ हम लोग यह आलोक दूत, हमारे आलोक दूत कार्यक्रम चला रहे हैं कि एक मशाल कहीं जलती है तो उससे दूसरी मशाल भी जलने की संभावना बढ़ जाती है। हम इसी दूसरी मशालों के भी जलने की संभावना को लेकर के यह हमारे आलोक दूत कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे जितने साथी इसमें शरीक हुए उन सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जो हमारे अतिथि वक्ता थे, जो गुलेंदर राम जी नेटवर्क की गड़बड़ी के कारण जुड़ ही नहीं सके, लेकिन जो प्रेमचंद्र राम जी और शगुफा जी जो हमारे साथ जुड़े, उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं अपील करता हूं कि और भी जोश खरोश के साथ इस समाज को आपकी बहुत जरूरत है और बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं आपसे। तो और भी जुनून के साथ इस मशाल की रोशनी को आप बढ़ाएं और इसको आगे बढ़ाएं। मैं आर्किटेक्ट इंडिया ने हमें यह मंच प्रदान किया या जूम का यह लिंक प्रदान किया है, मैं उसके लिए भी शाहीन जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वे लगातार हमारे इस डिबेट को, हमारी इस बातचीत को जूम का अपना लिंक प्रदान करते हैं और फेसबुक पर इसको लाइव कराने का कष्ट करते हैं। जो बाद में भी जो हमारे साथी रहेंगे, जो बाद में भी इसको देखते हैं, हजारों साथी बाद में भी इसको देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास, ढेर सारे लोगों के पास हमारी यह बातचीत पहुंचती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से इस आज की बातचीत के जितने भी सारे पक्षधर हैं, उन सारे पक्षधरों का मैं फिर से धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम के अंत की घोषणा करता हूं। धन्यवाद।